मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ में एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो कि एडजस्टिंग एंट्रीज से रिलेटेड है। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स अब तक स्टडी किए हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और रिकॉर्डिंग प्रोसेस जो जनरल एंट्रीज से स्टार्ट होता है, लेजर पोस्टिंग में मूव होता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फिर लेके चलते हैं। लेकिन एडजस्टिंग एंट्रीज़ का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि इस प्रोसेस के दौरान हर साल के एंड पे यानी हर अकाउंटिंग ईयर के एंड पे परफॉर्म किया जाता है। इस एडजस्टिंग एंट्रीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम एक दो बातें डिस्कस करेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ इसलिए की जाती हैं कि हमें जिस पीरियड तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं उस पीरियड तक के रिकॉर्ड्स फिज़िकल रियलिटी के मुताबिक अपडेट हो जाएं। तो ये अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है जब हम इसकी कैटेगरीज़ की बात करेंगे और उस हवाले से बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे इसके अंदर, हम कॉन्सेप्ट के साथ इलस्ट्रेशन की बात भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर में सबसे पहले हम अकाउंटिंग साइकिल का एक रिव्यू सा देखेंगे और ये अकाउंटिंग साइकिल के बेसिक स्टेप्स हैं। ये हमने पीछे भी कहीं डिस्कस किए होंगे बिल्कुल, और आपको आइडिया होगा कि सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करते हैं। ट्रांजैक्शन का जो एनालिसिस होता है उसमें हम ये करते हैं कि एक बिजनेस में जो भी इवेंट या ट्रांजैक्शन अकर हुई है उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, अमाउंट क्या इन्वॉल्व है, कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है, ताकि फिर हम जब उसकी जनरल एंट्री सेकंड स्टेप में पास करें तो वो क्या होगी। जनरल एंट्री के बाद फिर हम लेजर टी अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें पोस्ट करते हैं और हम एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं। एक्चुअली जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो ये 3 ही स्टेप होते हैं। अगर हम इन अकाउंटिंग प्रोसेस को ज़रा समराइज करना चाहें तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस के होते हैं। अगर हम इनपुट की बात करें तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन एंड बिज़नेस के जो इवेंट्स हैं वो बिज़नेस अकाउंटिंग प्रोसेस का इनपुट है। प्रोसेस के अंदर ये 3 ही मेजर स्टेप हैं। इसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि ये वाला स्टेप होता है इसमें प्रिपरेशन करनी होती है। लेकिन अगर आप देखें तो चौथे स्टेप के बाद यहाँ पे 2 स्टेप जो हैं ये एडजस्टिंग एंट्रीज और उनका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये इसका स्टेप है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला ट्रायल बैलेंस है जो कि स्टेप नंबर 4 पे प्रिपेयर किया जा रहा है, ये ट्रायल बैलेंस रेडी नहीं है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें। तो लिहाजा हम ऐसा ट्रायल बैलेंस जो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसी से फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के काबिल हो सकेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्रीज क्या है, नाम से जाहिर है कि कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब ये एडजस्टमेंट किस तरह की होती हैं, उसको क्यों जरूरत पेश आती है, तो इसको हम अब डिस्कस करते हैं कि ये एडजस्टमेंट एंट्रीज क्यों पेश आती हैं। अच्छा, ये आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस जो है ये मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि आपको आइडिया हो जाए। थोड़ी सी हम रफ सी एक डिस्कशन कर लें मेजर डिस्कशन पे जाने से पहले। देखें, बिजनेस ने ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो बुक्स में अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फिजिकली भी वो उनकी सिचुएशन वही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बाज़ औक़ात नहीं होता है। अच्छा, अब इसकी मिसाल कैसे है? इसकी मिसाल ये है कि जब आपने लेट्स सपोज सीएम ऑफिस सप्लाईज की एग्जांपल लेते हैं, ये 5000 से आपने ये शो की हुई है 5000 सप्लाईज। तो ये वो सप्लाईज हैं जो आपने परचेज किया होगा ऑफिस सप्लाईज को ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये वो सप्लाईज 5000 से रिपोर्ट हो रही हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये सप्लाईज
ईयर एंड पे भी 5,000 ही की पड़ी हो, ऑब्वियसली आपने परचेज ही इसीलिए किया था कि ये इस्तेमाल हो, और वो इस्तेमाल हुई भी होंगी, तो फिज़िकल 5,000 से कम पड़ी हुई होंगी, लेकिन बुक्स के अंदर 5,000 ही शो हो रहा है, तो ये अकाउंट अब एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि फिज़िकली और बुक्स के अंदर अब डिफरेंस आ गया। चलें, ये बात हो गई। दूसरी बात, ये प्रीपेड रेंट का भी अब अकाउंट देख रहे हैं सीरियल नंबर 5 के ऊपर 8,000 से शो हो रहा है। प्रीपेड रेंट भी क्या होता है? प्रीपेड रेंट भी ये होता है कि जब आपने पेमेंट की होती है तो आपने उस पीरियड से ज़्यादा के लिए पेमेंट की है। नॉर्मली क्या होता है कि आप पूरे साल का एडवांस रेंट पे कर देते हैं, 6 महीने का एडवांस रेंट पे कर देते हैं, लेकिन जब आप रेंट पे करते हैं तो उस वक्त तो वो एसेट रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वक्त गुजरने के साथ साथ उसने एक्सपेंस में तो कन्वर्ट होना ही होता है। लिहाजा जितना वक्त गुजर चुका होगा उस हिस्से में जितना एक्सपेंस आता है वो अभी एक्सपेंस रिकॉर्ड होना होता है। लिहाजा प्रीपेड रेंट का भी जो अकाउंट होता है ये उसका वो बैलेंस फिजिकली जो रियलिटी है उसके साथ मैच नहीं करता, इसको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है, रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। अब आगे आ जाएं। अब आगे देखें तो ये आपके पास एक अनअर्न सर्विस इनकम का अकाउंट है। ये एक लायबिलिटी अकाउंट है। ये इसलिए लायबिलिटी अकाउंट है कि ऑब्वियसली आपने कस्टमर से पैसे रिसीव कर लिए हैं, लेकिन आपने कस्टमर को सर्विसेज परफॉर्म नहीं की हैं, लेकिन बहरहाल किसी वक्त आपने उसको परफॉर्म कर भी दी होंगी, लेकिन आपने उस वक्त उसका रिलेटेड रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड किया। हो सकता है आपने इसमें से कुछ पोर्शन उसको परफॉर्म कर दिया हो और आपने ये अकाउंट एडजस्ट ही ना किया हो, ये बाद में जाके पता लगा हो कि जी इसमें से इतने की सर्विसेज तो हमने परफॉर्म कर दी हैं, वो फिर आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है। इसके अलावा आगे चलें, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखें जी, ये इक्विपमेंट शो हो रहा है 18,000 से। जब आपने ये इक्विपमेंट परचेज किया था तो ये इक्विपमेंट इस्तेमाल के लिए परचेज किया था, तो वो इस्तेमाल हुआ होगा, इसकी कोई लाइफ होगी 5 साल, 3 साल, 10 साल, और जितने पीरियड वो इस्तेमाल हो चुका है इस 18,000 में से वो वाली जो कॉस्ट है वो हम एक्सपेंस आउट करेंगे। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा कुछ रीज़न इस ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं हो रहे। मैं इसकी रफली एक डिस्कशन करता हूँ, फिर अगली स्लाइड में जाके इसको डिटेल से हम डिस्कस करते हैं, फिर हम उसको कैटेगराइज भी करेंगे। देखिए, आपने पूरा महीना यूटिलिटी इस्तेमाल की हैं, लेकिन पूरे महीने में आपको उसका बिल अभी पे नहीं किया, वो आपने अगले महीने पे करना है। बिल आपको रिसीव होगा अगले महीने जाके या अगले महीने के स्टार्ट में जाके, लेकिन आपने बहरहाल वो एक्सपेंस तो आपने उसी महीने रिकॉर्ड करना है, लिहाजा ये भी आपने रिकॉर्ड करना है एक्सपेंस। फिर कुछ सर्विसेज आप परफॉर्म कर देते हैं लेकिन कस्टमर की तरफ से पेमेंट रिसीव नहीं हुई होती, तो वो भी बहरहाल आपने इनकम रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम अक्रूवल बेसिस की बात करते हैं, ये एक टर्म मैंने यूज़ की है अक्रूवल बेसिस, वो ये है कि जब आपने इनकम और एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी है तो वो आपने देखना ये है कि वो इनकम आपने कमा ली है तो आप इनकम रिकॉर्ड कर लें, अब आपने पैसे रिसीव नहीं किए तो आप रिसीवल रिकॉर्ड कर लें, और एक्सपेंस की जब आपने वो इनकर कर लिया है, उसके बेनिफिट आपने रिसीव कर लिए हैं, आपके लिए वो एक्सपेंस हो गया है, तो बेशक आपने पेमेंट नहीं की हो तो आप उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, आप एक लायबिलिटी बुक करके एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है अक्रूवल बेसिस का। तो ये इस वजूहात की बिना पे हम एडजस्टमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं वो कितनी कैटेगरीज की होती हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी को हम कहते हैं डेफरल्स। डेफरल का मतलब ये है कि कैश इवेंट इज अर्ली। अब इसका क्या मतलब है, देखें बड़ी गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी आसान सी डिस्कशन है। एक्सपेंसेस में कैश की पेमेंट होनी होती है और रेवेन्यू में कैश की कलेक्शन होनी होती है। तो अल्टीमेटली क्या है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कैश के साथ टाई अप होते हैं ना। अल्टीमेटली देखें, आज नहीं पे हुआ तो कभी ना कभी तो पे होना ही होता है। ठीक है, आज नहीं कलेक्ट हुआ तो कभी ना कभी तो कलेक्ट होगा ही। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो जो कॉन्सेप्ट है वो कैश की कलेक्शन और पेमेंट के साथ टाई अप है। अब होता क्या है, डेफर्स के केस में रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस डिलेड हो जाते हैं, डेफर्ड हो जाते हैं,
लेकिन कैश का जो इवेंट है वो अर्ली हैपन हो जाता है। मिसाल के तौर पे अभी हम इसकी जब डिटेल डिस्कशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने कैश की पेमेंट एडवांस कर दी है, ठीक है जी, और वो या कैश की कलेक्शन एडवांस कर ली है। जब कैश की पेमेंट एडवांस की है तो एक्सपेंस डेफर हो गया, और जब कैश की कलेक्शन एडवांस कर ली है तो इनकम डेफर हो गई, ठीक है। तो ये डेफरल्स हैं। दूसरी कैटेगरी अक्रूवल की है। अक्रूवल में क्या होता है, कैश इवेंट इज लेट, यानी एक्सपेंस और रेवेन्यू हो चुका है लेकिन आपने पेमेंट नहीं की है या कलेक्शन नहीं की है, ठीक है। तो वहां पे अक्रूवल का मतलब यह है कि एक्सपेंस इंकर्ड हो गया है, रेवेन्यू अर्नड हो गया है, लेकिन कैश की ना तो पेमेंट हुई है ना कलेक्शन हुई है, ठीक है जी। तो यही चार मैक्सिमम कैटेगरीज बनती है ना। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो देखें, डेफरल के केस में क्या है, कैश इवेंट इज अर्ली, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कैश की पेमेंट पहले हो गई है, ठीक है, तो एक्सपेंस डेफर हो गया। कैश की कलेक्शन पहले हो गई है तो इनकम डेफर हो गई। यानी यहां पे हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस में ये हमारा एक्सपेंस डेफर हो गया, ये हमारी इनकम डेफर हो गई। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप वक्त गुजरता है तो ये डेफरल्स को हमें एक्सपेंस या रेवेन्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस तरीके से आगे आ जाए। अक्रूड एक्सपेंसेस में क्या है, ये अक्रूवल में कि यहां पे कैश पेमेंट नहीं हुई है, आपने एक्सपेंस इंकर कर लिया है, सर्विसेज यूटिलाइज कर ली है, बेनिफिट रिसीव कर लिए हैं, वो एक्सपेंस आपके लिए हो चुका है, अब पेमेंट नहीं हुई है, अक्रूवल हो गया, ठीक है। हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, अभी हम इसकी एंट्री देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर अक्रूड रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया है, कलेक्शन नहीं हुई है, भाई कैश इवेंट इज लेट है ना। तो यहां पे क्या है, अक्रूड एक्सपेंसेस के केस में कैश पेमेंट डेफर यानी कैश पेमेंट आगे चली गई है या कैश कलेक्शन आगे चली गई है। ये जो अक्रूवल और डेफरल है ये एक्सपेंस और रेवेन्यू के हवाले से है कि एक्सपेंस और रेवेन्यू डेफर हो गया, एक्सपेंस और रेवेन्यू पहले हो गया हुआ। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब जरा इसकी मजीद डिटेल में जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो देखें, कैश पेमेंट मेड टू सप्लायर बट बेनिफिट्स आर नॉट रिसीव्ड। देखें, आपने अल्टीमेटली बेनिफिट रिसीव करने हैं सप्लायर से, आपने पेमेंट कर दी। सप्लायर कौन है, वो बंदा जिससे आपने बेनिफिट रिसीव करने हैं। वो लैंडलॉर्ड हो सकता है, वो कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है जिसको आपने एडवांस पेमेंट कर दी है, लेकिन आपने बेनिफिट रिसीव नहीं किए। जब आपने बेनिफिट रिसीव नहीं किए तो आपने एक्सपेंस भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखें एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड होगा जब रिलेटेड बेनिफिट आप रिसीव कर लें। तो जब आपने बेनिफिट रिसीव ही नहीं किए हैं तो आप उसको एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने एसेट रिकॉर्ड करना है। एसेट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, एग्जांपल सप्लाईज, यानी आपने जब सप्लाईज परचेज की हैं अभी यूज नहीं की, आप उसको एसेट रिकॉर्ड करें। जब आपने प्री पेमेंट्स की हैं, कोई रेंट की पेमेंट की है, इंश्योरेंस की पेमेंट की है, सैलरी की पेमेंट की है, आपने बेनिफिट रिसीव नहीं किए हैं, आप उसको एसेट रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड रिकॉर्ड करेंगे। आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट परचेज किया है, उसके आपने बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसीव करने हैं, आप उसको एसेट रिकॉर्ड करेंगे। ये तो बात थी प्रीपेड एक्सपेंसेस की, यानी आपने एसेट रिकॉर्ड करना। जब आपने पेमेंट करनी है तो आपने एसेट रिकॉर्ड करना है। यू कैन नॉट रिकॉर्ड द एक्सपेंस, क्यों, क्योंकि आपने बेनिफिट रिसीव नहीं किया। इस तरफ आ जाए, कैश हैज बीन रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट दी सर्विसेज आर नॉट परफॉर्म्ड, आपने सर्विस परफॉर्म ही नहीं की है। यू हैव नॉट परफॉर्म बट यू हैव रिसीव द कैश। तो जब आपने कैश रिसीव कर लिया, सर्विस परफॉर्म नहीं की, जिस मकसद के लिए आपने कैश रिसीव किया था, जब वो परफॉर्म नहीं किया तो आप रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। भाई कैश एडवांस में पे किया, बेनिफिट रिसीव नहीं किया तो एसेट रिकॉर्ड करें, हम एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड कर सकते। इसी तरीके से कैश एडवांस में रिसीव किया, सर्विसेज परफॉर्म नहीं की है तो हम रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमें लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी होगी। वी हैव टू रिकॉर्ड दी लायबिलिटी। एग्जांपल, एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हम कस्टमर से अक्सर एडवांस रिसीव कर लेते हैं और उसको हम सर्विसेज बाद में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम इसकी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, हम उसको परफॉर्म तो करेंगे ना।
लेकिन जब परफॉर्म करेंगे हम उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो रेवेन्यू एडजस्टमेंट्स के थ्रू रिकॉर्ड होगा। प्रीपेड का भी एक्सपेंस एडजस्टमेंट के थ्रू रिकॉर्ड होगा, अभी हम जाके डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स में इंशाल्लाह। नेक्स्ट कैटेगरी अक्रूवल्स। अक्रूवल्स में क्या है जी, अक्रूड एक्सपेंसेस, बेनिफिट हैज बीन रिसीव्ड बट द पेमेंट इज नॉट मेड टू सप्लायर। जब अब ये इसका बिल्कुल रिवर्स केस आ गया कि यहां पे आपने बेनिफिट रिसीव कर ली है, पेमेंट नहीं की है, ठीक है। तो एक्सपेंस हैज टू बी रिकॉर्डेड बाय क्रिएटिंग अ लायबिलिटी। भाई देखिए अल्टीमेटली एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है ना, भाई एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, पेमेंट तो कभी ना कभी तो करनी है, लेकिन एक्सपेंस इसी पीरियड का है, इसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, लिहाजा हम उसको लायबिलिटी क्रिएट करके एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। मिसाल के तौर पे जी हम यूटिलिटीज यूज करते हैं, सैलरीज ये हम बाज़ औक़ात पेमेंट एम्प्लॉय को कर देते हैं, करनी होती है, उससे बेनिफिट रिसीव कर लेते हैं, लेकिन पेमेंट हमको उसको बाद में करते हैं। अब आ जाए एक्रूड रेवेन्यू पे, बेनिफिट हैव बीन प्रोवाइडेड बट द कैश इज नॉट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। जी कस्टमर से पैसे हमने रिसीव नहीं किए हैं, लेकिन बेनिफिट हमने प्रोवाइड कर दी हैं। इसकी मिसाल, अच्छा अब रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड बाय क्रिएटिंग एन एसेट, हम रिसीबल रिकॉर्ड करेंगे, हम अकाउंट रिसीबल, हम इंटरेस्ट रिसीबल, वट एवर द रिसीबल हम रिकॉर्ड करेंगे और रेवेन्यू को बुक करेंगे। मिसाल के तौर पे सर्विसेज ऑन अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि ये जो मेन कैटेगरीज हैं, ये चार कैटेगरीज बनती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड रेवेन्यूज, एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड रेवेन्यूज। दो कैटेगरीज एक्सपेंसेस की हैं, दो कैटेगरीज रेवेन्यूज की हैं। तो अल्टीमेटली देखें जितने भी एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड की जा रही हैं, उन तमाम एडजस्टमेंट एंट्रीज का जो मकसद है वो ये है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज भी प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाएं और हमारे रिलेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस भी प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाएं। ले जी अब हम आगे चलते हैं और पहली कैटेगरी जो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उसकी हम इलस्ट्रेशन के साथ, एंट्रीज के साथ, टी अकाउंट्स के साथ और रिलेटेड मैटर्स के साथ उसकी डिस्कशन करेंगे। तो अब हम इन चारों कैटेगरीज को वन बाय वन टेकअप करेंगे और इन तमाम कैटेगरीज की इलस्ट्रेशन के साथ हम डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकली। चलें जी, पहली एग्जांपल है जी ऑफिस सप्लाईज की प्रीपेड में। ये छोटी सी इलस्ट्रेशन देखिएगा जी। On September 1, 2022, आरिफ एंटरप्राइजेस परचेज ऑफिस सप्लाईज वर्थ ₹7,000, यानी 7,000 की सप्लाई उसने परचेज की है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ऑब्वियसली 31 दिसंबर को अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, फिजिकल काउंट किया गया, ऑब्वियसली आप फिजिकल काउंट करेंगे, उससे रिवील हुआ कि सप्लाईज वर्थ ₹2,000 रिमेन ऑन हैंड। 2000 की सप्लाई जो है वो ऑन हैंड है। अब हमने क्या करना पड़ेगा, हमें एक जनरल एंट्री पास करनी है, यानी परचेज ऑफ सप्लाईज की भी, और जो एडजस्टिंग एंट्री एट द ईयर एंड है उसको पास करना है। तो चलें जी, सबसे पहले हम ये एक फॉर्मेट सा बनाते हैं जनरल का। तो सबसे पहले हम 1 सितंबर 2022 को एंट्री पास करेंगे, सप्लाईज डेबिट 7,000 से और कैश क्रेडिट 7,000 से, परचेज सप्लाईज फॉर कैश, यानी ये तो वो एंट्री हो गई जिसमें हमने सप्लाईज को परचेज किया है, ठीक है जी। उसके बाद हम ये सप्लाईज का अकाउंट बना के ये 7,000 से पोस्ट भी कर देंगे, ठीक है, यानी सेम ये एट द टाइम ऑफ सप्लाईज परचेजेस ये हमने सप्लाईज का अकाउंट क्रिएट करके वो पोस्ट कर दिया। नाउ एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ऑब्वियसली ये सप्लाईज 7,000 के बजाय अब 2,000 की फिजिकली पड़ी हुई हैं। तो 2000 की सप्लाईज 31 दिसंबर 2022 को अगर हम इसकी एंट्री देखें तो हमने सप्लाईज एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है 7,000 माइनस 2,000, यानी 5,000 से हमने ये एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और सप्लाईज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि सप्लाईज अकाउंट अब उतने का नहीं पड़ा हुआ। टू एडजस्ट सप्लाईज अकाउंट, अब हम क्या करेंगे, नया सप्लाईज अकाउंट ओपन करेंगे, सप्लाईज अकाउंट को ये जो एंट्री है 31 दिसंबर की ये पोस्ट करेंगे, सप्लाईज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे और अब उसको अकाउंट को हम बैलेंस कर लेंगे, जिस तरह हमारा एक प्रोसीजर होता है बैलेंस करने का। बैलेंस कैरी डाउन 2000 निकला है और सप्लाईज का, और बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 आ गया। अब इस एंट्री के बाद अगर आप गौर करें तो आपने देखा ये है कि एक्चुअली फिजिकली एडजस्टमेंट एंट्री से पहले ये सारा का सारा 7,000 सिर्फ सप्लाईज के अकाउंट में मौजूद था, लेकिन इस एडजस्टमेंट एंट्री के बाद जितना एक्सपेंस
हो चुका है वो एक्सपेंस में ट्रांसफर हो गया, देखिए 5000, और जो सप्लाईज का बैलेंस फिजिकली पड़ा हुआ है उतना ही सप्लाईज के बैलेंस अकाउंट के अंदर मौजूद रह गया। तो ये देखें ये एडजस्टमेंट हो गई, आपका अकाउंट एडजस्ट हो गया। तो एडजस्टिंग एंट्रीज के नतीजे में सप्लाईज का अकाउंट जो कि ऑलरेडी बुक में मौजूद था वो एडजस्ट हो गया, लेकिन सप्लाईज एक्सपेंस का अकाउंट जो कि बुक से मौजूद नहीं था वो क्रिएट हो गया। ठीक है, देखें ये बड़ी चेंजेस आ रही हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक सी इलस्ट्रेशन थी जो कि हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस के हवाले से ऑफिस सप्लाईज की यूज की। प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर ही दूसरी कैटेगरी है प्रीपेड रेंट या एडवांस, जो भी आप पेमेंट करते हैं। ये मैंने रेंट की एग्जांपल ले ली है। आप किसी भी तरीके की एडवांस पेमेंट करते हैं, वो इंश्योरेंस की हो, वो रेंट की हो, वो सैलरीज की हो, वो एडवर्टाइजिंग की हो, जो भी आप एडवांस पेमेंट करते हैं, जब आपने बेनिफिट रिसीव नहीं किया तो आप उसको एसेट रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी भी छोटी सी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ऑन September 1, 2019 Akif Consultants paid 1 year advance rent for 18,000. The accounting year ends on 31st December each year. ठीक है, जब अकाउंटिंग के 31 दिसंबर को आ गया तो आपने ऑब्वियसली, अगर आप गौर करें तो आपने 1 ईयर का जो एडवांस रेंट पे किया था वो September 1 को पे किया था, लेकिन दिसंबर 31 को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने गुजर चुके हैं। तो 4 महीने के हवाले से जो भी एक्सपेंस बनता है वो आपको एक्सपेंस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। चले पहले इसकी एंट्री करें नॉर्मल। तो 1 सितंबर 19 को प्रीपेड रेंट आपने डेबिट किया 18,000 से और कैश क्रेडिट किया 18,000 से। ठीक है, पेड 1 ईयर एडवांस रेंट, और इसको फिर आपने लेजर में पोस्ट भी कर लिया 18,000 से, जो कि एडवांस रेंट आ गया। अब 31 दिसंबर को अगर हम ये 18,000 ही रिपोर्ट कर दें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो उसका नुकसान ये है कि ये सारा सारा अब एसेट नहीं रहा, क्योंकि आपने 4 महीने यूज कर लिए ना। तो 4 महीने के हिस्से में जो एक्सपेंस बनता है वो तो आपने ट्रांसफर करना है ना एक्सपेंस अकाउंट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री 30, अच्छा अब ये सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे किस अमाउंट से। तो 18,000 पूरे साल का था, पहले 12 में डिवाइड करके 1 महीने का निकाला और 4 से मल्टीप्लाई करके 6,000, यानी 6,000 का एक्सपेंस है जो कि सितंबर से दिसंबर के महीने तक के हिस्से में बनता है। तो इससे हम एंट्री पास करेंगे 31 दिसंबर 19 को रेंट एक्सपेंस डेबिट 6,000 से और प्रीपेड रेंट क्रेडिट 6,000 से। ठीक है, टू एडजस्ट प्रीपेड रेंट अकाउंट। और फिर हम रेंट एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करेंगे, उसी से हम प्रीपेड रेंट को डेबिट करेंगे। रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया और प्रीपेड रेंट इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, और यहाँ पे हम प्रीपेड रेंट क्रेडिट करके, ठीक है, 6,000 उसमें से अकाउंट्स में से रिमूव कर लेंगे। और अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं 18,000 बैलेंस कैरीड डाउन 12,000 और ब्रॉट डाउन 12,000। अब इस एडजस्टमेंट एंट्री के नतीजे में अगर आप गौर करें तो जितना हिस्से का एसेट है उतने हिस्से का एसेट ही शो हो रहा है, क्योंकि 8 महीने अभी बाकी हैं और 8 महीने का एसेट 12,000 बनता है। ये जी दो प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैटेगरीज थी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने लगे हैं जी डेप्रिसिएशन के ऊपर। देखें डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन तो एडवांस स्टडीज में जाके आप डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ थोड़ा सा इसको कोशिश की है लिखने की। इस स्टेज पे अगर ये आपको चीज़ समझ में ना भी आती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने जो एसेट परचेज किया है जितने का भी किया है अल्टीमेटली उसने एक्सपेंस में कन्वर्ट होना ही है। इस एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है जी, चलें जी इसको भी समझते हैं कि फुल ईयर में ये एक एसेट है जो फुल ईयर यूज हुआ है और उसका हमने फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जी। ऑन इसमें कुछ टर्म्स हैं, पहले हम टर्म्स समझेंगे, वो टर्म्स क्या होती हैं, फिर हम आगे चलेंगे जी। ऑन जनवरी 1, 2018 बाबर स्टेट्स एक्वायर्ड एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹55,000। ये उसकी कॉस्ट हो गई इक्विपमेंट की जो आपने पे की है उसको परचेज करने के लिए। द इक्विपमेंट हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल वो चलेगा एसेट, यानी 10 साल उसके बेनिफिट रिसीव हो सकते हैं। विद ए रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 5,000, 5,000 वो वैल्यू है जो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ यानी 10 ईयर्स के बाद ये एसेट 5,000 में फरोख्त हो जाएगा। ठीक है, ये रेसिडुअल कहते हैं जो वैल्यू बच जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि 55,000 का एसेट
10 साल इस्तेमाल होने के बाद 5000 में बिक जाएगा। ये 5000 में जितने में बिकेगा ये रेसिडुअल वैल्यू कहलाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज, ये एक मेथड है, इंशाल्लाह भी हम डिस्कस करते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं जो हम एडवांस स्टडी में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू ही यूज करेंगे, जो कि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31 ईच ईयर, हर साल अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को क्लोज होता है। प्रिपेयर दी जनरल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री एंड सेटअप रेलेवेंट टी अकाउंट्स एंड कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू। ठीक है, कैरिंग वैल्यू क्या होती है अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी हम निकालेंगे। तो पहले हम जी वो एंट्री करें जिसमें एंट्री में एसेट परचेज किया था। तो 1 जनवरी 18 को इक्विपमेंट डेबिट किया है 55,000 से, और कैश या अकाउंट्स पेबल। इस सवाल के अंदर क्लैरिटी नहीं है, बहरहाल ये अभी इस वक्त डिस्कशन मैटर भी नहीं है। अगर हमने कैश पेमेंट की है तो हम कैश क्रेडिट कर देंगे, अगर हमने उधार किए तो हम अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर देंगे। परचेज इक्विपमेंट, ठीक है जी। तो ये कैश आप रख लें, मैंने ये इसलिए दोनों लिख दिए कि आप इस क्वेश्चन में जो भी लिख देंगे तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। बहरहाल अब इसको हम पोस्ट करते हैं, इक्विपमेंट का अकाउंट बना के हम वो 55,000 से इक्विपमेंट के अकाउंट में शो कर देते हैं। नाउ अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू इसको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का फार्मूला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स, यानी ईयर्स में हमको डिवाइड करेंगे। तो डाटा हमें दिया हुआ है, कॉस्ट हमें 55,000 दी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 5,000 है, डिवाइड करेंगे 10 से तो 5,000 हमारे पास ये एक्सपेंस कंप्यूट हो गया। तो हम इससे हम एंट्री पास कर लेंगे 31 दिसंबर 18 को डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, अब असूली तौर पे तो ये इक्विपमेंट अकाउंट ही क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग रूल्स ये कहते हैं कि जो इक्विपमेंट है वो जिस वैल्यू पे परचेज हो गया उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं करते, उसको हम उसी वैल्यू पे रिपोर्ट रहने देते हैं। हम एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000 से क्रेडिट करेंगे। ये जो अकाउंट है ये कहलाता है कॉन्ट्रा एसेट। ठीक है, इसका आप यहाँ पे लिख लें, कॉन्ट्रा एसेट, CON, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा कहते हैं नेगेटिव, यानी ये उसमें से माइनस हो जाएगा, कॉन्ट्रा एसेट। ये साथ में आप अपने पास नोट करें, और जब भी ये लेक्चर आप वॉच किया करें इसको साथ में नोट किया करें एज इज चीज़ों को। तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है जी, यानी ये एसेट में से कम हो जाएगा। कॉन्ट्रा एसेट की दलील क्या है कि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको एक्सपेंस को पोस्ट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हम पोस्ट कर देते हैं जो हमने क्रिएट किया है। और उसके बाद फिर हम एक कैरिंग वैल्यू की कैलकुलेशन है। कैरिंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू बच जाती है, और ये हम 31 दिसंबर 18 को ही निकाल रहे हैं, ये किसी डेट की वैल्यू होती है। इसके आगे डेट आप लिख लीजिएगा, चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 18 की ही कैरिंग वैल्यू है। हर साल कैरिंग वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो बहरहाल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी जो एसेट की कॉस्ट थी 55,000 और अब तक हमने कितना एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है वो 5,000, 50,000 हमारी कैरिंग वैल्यू आ गई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये इनकम स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस रिपोर्ट हो जाएगा, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये रिपोर्ट होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एसेट में से जाके माइनस हो जाएगा और कैरिंग वैल्यू कंप्यूट होने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अभी अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट भी हम सिखा देंगे इंशाल्लाह। ये तो था जी फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, लेकिन नॉर्मल हालात में ऐसा नहीं होता, डेप्रिसिएशन फुल ईयर से कम में भी रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि एसेट तो आप साल में किसी भी टाइम परचेज कर सकते हैं ना जी। चलें जी, अब हम पार्शियल ईयर की डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो एसेट है ये 1 सितंबर को परचेज किया गया है और उसको 90,000 में परचेज किया है, उसकी लाइफ 10 ईयर है और रेजिडुअल वैल्यू 15,000 है। कुछ फिगर्स मैंने चेंज की हैं, सेम रेजिडुअल वैल्यू, सॉरी सेम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए।
चले जी, सेम एंट्री 1 सितंबर को इक्विपमेंट परचेज हुआ 90 से, कैश और अकाउंट पेबल 90 से क्रेडिट हो गया, ये परचेज की एंट्री हो गई। और अब हम इक्विपमेंट को पोस्ट करने के बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये फुल ईयर नहीं है, ये पार्शियल ईयर है। पार्शियल ईयर में क्या होगा कि पार्शियल ईयर में हम डेप्रिसिएशन के साथ साथ टाइम फ्रैक्शन को भी यूज करेंगे, जितने पीरियड वो एसिड इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखें गौर से, तो ये 90,000 माइनस 15,000, और ये चूंकि 4 मंथ्स यूज हुआ था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4/12 जो है वो फुल ईयर के महीने हैं, और 4 महीने जितने महीने वो इस्तेमाल हुआ है, तो ये 2,500 रुपये का एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट हो गया। इसकी हम ये सेम एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, एक्यूमुलेटेड का मतलब ये होता है कि ये चीज़ जमा हो रही है, ये हर साल जितना जितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता रहेगा वो इस अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा, और एट दी एंड जाके जितना भी ये एसेट यूजफुल लाइफ अपनी पूरी कर लेगा, तो ये एसेट फिर फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगा, और उसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू रेसिडुअल वैल्यू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये 10 साल के बाद ये पूरा का पूरा 75,000 जो बचेगा, यानी 90 माइनस 15, ये एक्सपेंस आउट हो चुका होगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर 75,000 इकट्ठा हो जाएगा, और उसके बाद 15,000 बचेगा, वो कैरिंग वैल्यू होगी, और वही वैल्यू जो है वो मार्केट में एसेट को सेल करके आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी आप पोस्टिंग कर लें, और सेम कैरिंग वैल्यू जो है वो हम कंप्यूट कर लेंगे, जो कि 87,500 आएगी जी। तो कैरिंग वैल्यू जो है वो 87,500 कैलकुलेट हो गई है। जितना एसेट इस्तेमाल होगा, डेप्रिसिएशन भी उतने अरसे के लिए ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और चूंकि पहले साल चूंकि 4 महीने इस्तेमाल हुआ है, तो 4 महीने का ही एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होगा, और 4 महीने का ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होके 87,500, ये 31 दिसंबर को कैरिंग वैल्यू है। अब जितना जितना एक्सपेंस हर साल रिकॉर्ड होता चला जाएगा, उतना उतना ये एक्सपेंस जो है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, और कैरिंग वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था ब्रीफली डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट, अर्न रेवेन्यू। अर्न रेवेन्यू जैसे हमने डिस्कस किया कि आपने कस्टमर से एडवांस रिसीव कर लिया है, अब चूंकि आपने सर्विसेज परफॉर्म नहीं की हैं, लिहाजा आप कस्टमर के अगेंस्ट वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। चलिए जी, इसका सिनेरियो देखते हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ऑन September 1, 2017, Amir Law Consultants received 50,000 from a client as advance from services to be performed later. At the end of year 31 December 17, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने गुजरने के बाद ये पता लगा कि उसमें से 35,000 की सर्विसेज आपने परफॉर्म कर दी हैं, लेकिन अनअर्न रेवेन्यू को आपने 50,000 से ही रिपोर्ट किया होगा। ठीक है, अब इसमें आप ज़रा पहले देखें कि आपने एंट्री क्या की होगी। जब आपने रिसीव किया तो आपने कैश को डेबिट किया होगा, और अनअर्न सर्विस इनकम को क्रेडिट किया होगा। ये जो अनअर्न सर्विस इनकम है, ये एक लायबिलिटी अकाउंट है। जैसे अकाउंट्स पेबल एक लायबिलिटी है, वो कैश पे करने की लायबिलिटी है, और अनअर्न सर्विस रेवेन्यू लायबिलिटी क्या है? सर्विसेज परफॉर्म करने की लायबिलिटी है, क्योंकि कैश आपने पहले रिसीव कर लिया कस्टमर से। तो इसको पोस्ट भी करते हैं अनअर्न के अकाउंट के अंदर। देखें, ये एक लायबिलिटी अकाउंट है, और 50,000 से रिपोर्ट हो गया। ठीक है जी। अब आपने देखना ये है कि जो 31 दिसंबर को जितने से आपने सर्विसेज परफॉर्म कर ली है, उतने से इसको अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी 35,000 से, और सर्विस इनकम को क्रेडिट कर देंगे 35,000 से। तो ये अकाउंट आपका एडजस्ट हो गया, और सर्विस इनकम को आपने रिकॉर्ड किया। ठीक है, और अनअर्न को आपने डेबिट कर दिया, और इसको आप बैलेंस कर लें। 15,000 से ये अकाउंट अब शो कर रहा है। तो देखें, अगर आप गौर करें तो ये आप एडजस्टिंग एंट्री ना पास करते तो क्या होता? ये जो अर्न सर्विस इनकम का अकाउंट है, ये भी गलत रिपोर्ट होता, और एक इनकम जो है वो ये यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ये 35 से एंट्री आएगी, ये 35,000 से क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये 35,000 से ये इनकम रिकॉर्ड होने से रह गई, और ये गलत रिपोर्ट होता। ठीक है जी। तो ये था जी कॉन्सेप्ट सर्विस
अनअर्न इनकम का। यहाँ पे हमारे डेफरेंस जो हैं वो रिमूव हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अब हम बात करेंगे अक्रूवल्स की। तो सबसे पहले हम अक्रूड एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। अक्रूड एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस जो कि इंकर हो गया है बट पेमेंट नहीं की गई है। मिसाल के तौर पे द अकाउंटिंग ईयर फॉर हमीद एसोसिएट्स एंड्स ऑन 31 December each year. During the month of December 2022, utilities of 12,000 have been used. The payment will be made during the first week of January. यानी अगले साल पेमेंट होगी। तो देखें, जब आपने अगले साल पेमेंट करनी है तो आपने एक एक्सपेंस आज रिकॉर्ड करना है, यूटिलिटी एक्सपेंस, और आपने यूटिलिटी पेबल या अकाउंट्स पेबल वटेवर जो कि आप यूज़ करते हैं वो आपने लिया होगा। यानी ये आपने इसकी नरेशन थोड़ी सी गलत हो गई है। यहाँ पे आप लिखेंगे टू रिकॉर्ड एक्रूड एक्सपेंसेस। ठीक है जी, टू रिकॉर्ड एक्रूड एक्सपेंसेस जो कि आप ने पे की है। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने पेमेंट नहीं की है लेकिन आपने वो एक्सपेंस इनकर कर लिए हैं। इसका टी अकाउंट पोस्ट कर दें यूटिलिटी एक्सपेंस का। यूटिलिटीज पेबल या अकाउंट पेबल के नाम से आप क्रिएट कर लेंगे। 12,000 से इसको भी 12,000। ओके, ये है एक्रूड एक्सपेंसेस के। नाउ एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड एक्सपेंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्रूड इंटरेस्ट का। यानी जब आप बोरो करते हैं कोई अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, तो उस बोरोइंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, और वो इंटरेस्ट जो है वो आपने जिस पीरियड से रिलेट करता है उतने पीरियड तक का बुक करना होगा। अगर आप पे कर देते हैं तो आप एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर ही लेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात आपको वो इंटरेस्ट जो है वो एक पीरियड एंड के बाद पे करना होता है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जी कि ऑन October 1, 2018 आमिर एंटरप्राइजेज बोरोज मनी फ्रॉम ए बैंक ₹1,20,000 for the period of 5 years. The loan bears the interest rate of 12% per annum. Interest is payable annually. यानी आपने हर साल पे करना है। तो जब आप देखें, जब अक्टूबर 1 को आपने लिया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने गुजरने के बाद अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया। पेमेंट आपने करनी है मजीद 9 मंथ्स के बाद, यानी सितंबर 30 19 को पेमेंट करनी है। तो आपने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जितना इंटरेस्ट बनता है वो तो रिकॉर्ड करना ही है ना जी। द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31 ईच ईयर। द लोन इज रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर्स। लोन तो आपने वापस करना है, यानी लोन की जो एक्चुअल रकम है जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, ये आपने 5 साल के बाद वापस करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है ये 5 साल के बाद रिडीम कहते हैं, वापस करना, वापस करने को। ठीक है, रिटर्न करने को रिडीम कहते हैं। चलिए जी, अब इसकी एंट्री पास कर लें। पहले हम बोरोइंग की एंट्री पास कर लेंगे, कैश डेबिट 120 से, और 12% बैंक लोन पेबल। देखें, ये हम जो रेट है ये भी अकाउंट के साथ हम मेंशन करते हैं, इसलिए कि ये हमें आइडेंटिफिकेशन रहे कि ये वाला जो इंटरेस्ट है, ये सॉरी लोन है, ये इस इंटरेस्ट पे लिया गया है, क्योंकि हम बहुत सारे लोन डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक से बोरो कर रहे होते हैं। बहरहाल अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये इसकी पोस्टिंग करते हैं अकाउंट में। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। जो लोन की जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल यानी 120, रेट जो कि 12% है, और टाइम कितने टाइम का वो है, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। चलें जी, देखें, प्रिंसिपल हमारा 1,20,000 है, रेट हमारा 12% है, यानी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 12/100 आएगा, और 3/12 यानी 3 मंथ्स के लिए वो यूज हुआ है, तो 3600 का हमारा इंटरेस्ट अक्रूड बनता है। इसकी हम एंट्री पास कर लेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 3600 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 3600 से। ठीक है, और इसको फिर हम रिकॉर्ड कर लेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और
ठीक है जी, इसको हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लें। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट जो अक्रूड है, जितने पीरियड का इंटरेस्ट बनता है उतने पीरियड के लिए हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, 3600 पे वो अमाउंट आ जाएगा। जितना पीरियड का इंटरेस्ट ड्यू होगा, लेकिन चूंकि हमने पेमेंट उसकी बाद में करनी है, लिहाजा हम उसको उतने पीरियड का अक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा एरिया है वो हमारा अक्रूड इनकम का है, जिसके अंदर हम इनकम अर्न बट नॉट कलेक्टेड को रिकॉर्ड करेंगे। इसमें बहुत सिंपल सी है कि हमने दिसंबर 28 को हमने आरएफ कंसल्टेंट को सर्विसेज यानी आरएफ कंसल्टेंट ने प्रोवाइड रेंडर की हैं 20,000 की सर्विसेज, जो कस्टमर ने पे करनी है आफ्टर 20 डेज। तो 20 डेज के बाद तो हमारा यानी 2 दिन के बाद ही हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, तो हमें इसका एक्रूवल रिकॉर्ड करना है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट। ठीक है जी, 20,000 से दिस विल बी 20,000। ठीक है जी, तो ये टाइप ऑफ मिस्टेक्स हैं इसके अंदर, वो करेक्ट कर लीजिएगा साथ साथ। ठीक है, यानी हमने 20,000 से इतनी इनकम की एडवांस एक्रूवल की रिकॉर्डिंग करनी है। तो विद दिस इज द एंड ऑफ आवर एडजस्टिंग एंट्रीज, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स के साथ बेसिक इलस्ट्रेशन भी देखी हैं और इनको फिर हमने वन बाय वन देखा है। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एडजस्टिंग एंट्रीज के हम यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ हाजिर होंगे और क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।